त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिले भर में आज गोपाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप पर राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी तरह के बड़े आयोजन नहीं किए गए। इसी क्रम में चूरू मुख्यालय स्थित गौ सेवा शिविर आदर्श विद्या मंदिर परिसर में गोपाष्टमी का पर्व स्वच्छता व सादगी पूर्वक मनाया गया। गौशाला में प्रातः गौ माता की जय व भारत माता की जय के जयकारों के बीच कोरोना महामारी से मुक्ति व विश्व कल्याण हेतु यज्ञ किया गया। इस अवसर पर गौशाला के अध्यक्ष लेखराज सोनी सहित शहर के अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। गोपाष्टमी के इस पावन पर्व पर कोरोना महामारी की वजह से बहुत सीमित कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हालांकि सभी भक्तों की गौ के प्रति अपनी श्रद्धा यज्ञ के मार्फत और गायों को गुड़ और उनकी पूजा करके संपन्न की गई। आज हमारी गौशाला के संस्थापक संचालक सब कुछ श्री शिव भगवान जी शर्मा को भी सादर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी के तहत चूरू मुख्यालय स्थित श्री हनुमानगढ़ी गौ चिकित्सालय में भी गोपाष्टमी के अवसर पर गौ माता की पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण की कामना की गई। इस अवसर पर एक यज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने यज्ञ में आहुतियां दी। इस अवसर पर गौशाला के अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। गोपाष्टमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गोपाष्टमी का पर्व माँ गौ माता को जो है वो पूजा करके और उनका आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सफल बनाने का एक प्रयास किया जाता है। आज के दिन गायों को गुड़ दिया जाता है, गोदान किया जाता है, गायों के लिए दान किया जाता है। बहुत सारी बातें हैं। हालांकि कल चूरू में एक बड़ी दुर्घटना रही और गायों का एक बहुत बड़ी संख्या में जो गायें हैं वो हताहत हुई हैं। बड़े दुख की बात है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं जो गौशाला को चलाते हैं वो बड़ी सेवा भाव से गायों की सेवा करते हैं और उनको आगे सफल जीवन प्राप्त करने हेतु अपना योगदान देते हैं। आज जिस गौशाला में हम आए हैं ये हनुमानगढ़ी गौशाला है। हालांकि ये गौशाला नहीं है, ये एक चिकित्सा केंद्र है और जो गायों की निरीह गायें हैं जो सड़क पे हैं या घायल है उनका इलाज का एक हॉस्पिटल टाइप जो सेंटर है वो ये यहाँ पर चलाते हैं। तो आज गोपाष्टमी पर्व पर क्या विशेष आयोजन यहाँ पर रखा गया। हालांकि कोरोना काल के कारण कोई बड़ा आयोजन जो है वो नहीं रखा गया है, लेकिन कुछ छोटे मोटे जो आयोजन हैं वो क्या हैं चर्चा करते हैं। जी, क्या नाम है? किशोर से। किशोर जी, बताइए आज का दिन जो है वो हनुमानगढ़ी गौशाला में किस प्रकार से आप मनाएंगे? आज हम गौ माता की पूजा करेंगे और सारे दिन पूजन का कार्यक्रम चलेगा और यज्ञ का कार्यक्रम चलेगा, गोपुष्टि यज्ञ जो पूरे दिन चलेगा। अच्छा, ये कोरोना काल को देखते हुए क्या आप विशेष ध्यान रखेंगे? क्या हम मास्क पहने हुए व्यक्तियों को अंदर आने देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे। सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, सैनिटाइजर करवाएंगे और मास्क जो नहीं लेके आएंगे उनको मास्क वितरित करेंगे यहाँ पे। जी, मास्क का वितरण भी रहेगा। हाँ। जी, हालांकि हम लोग कैमरे पे रहते हैं तो उस समय मास्क अकेले में नहीं लगाते, दूरी रहती है। अगर पास जाते हैं तो हम भी मास्क जो है वो लगाकर ही बात करते हैं। तो यहाँ का जो एक स्थान है ये बड़ा पवित्र स्थान है और यहाँ आप आ सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी आप पास नज़दीक जाएं या अंदर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं और पूरी इस व्यवस्था के अंदर अपना सहयोग दें। यज्ञ जो है उसमें आहुति ज़रूर देनी चाहिए, उससे भी एक शुद्धता, एक मानसिक आत्मिक शुद्धता मिलती है और यहाँ का जो वातावरण है वो आपको एक अच्छी आनंद की अनुभूति दिलवाने वाला होगा। मेरे साथी नरेश जी के साथ में डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार। श्री राजलदेसर गौशाला में भी गोपाष्टमी पर्व राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मनाया गया। इस अवसर पर गौशाला परिसर में गो पुष्टि यज्ञ व सत्संग का आयोजन किया गया। वहीं इससे पूर्व एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान कस्बे की मातृशक्ति व श्रद्धालु ने गौ माता की पूजा अर्चना कर पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। श्री राजलदेसर गौशाला का 73वां गोपाष्टमी महापर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा आदेशित कोविड-19 के समस्त नियमों का पालन करते हुए भक्तजन जो गौशाला में प्रवेश कर रहे थे उनको सैनिटाइज और मास्क वितरित किए गए। आज के दिन प्रभात फेरी, गोपुष्ट महायज्ञ और सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने सभी को आह्वान किया कि कोविड-19 के तहत सभी 2 गज दूरी बनाए रखें और जब तक कोई टीकाकरण या कोई दवाई नहीं बनती है
कोविड-19 के प्रति सजग रहें और गौ माता से ही प्रार्थना की गई कि आप जो है सभी को जो है स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें और सभी को जो है सुख खुशहाल रखें। धन्यवाद। गोपाष्टमी पर्व पर गोवंश की शरण स्थली गौशालाओं की चर्चा होना लाजमी है। क्षेत्र में संचालित गौशालाओं में गोपाष्टमी पर्व पर विभिन्न कार्यक्रम गौशाला संचालन समितियों के द्वारा किया गया, लेकिन इन सब के बीच रतनगढ़ तहसील के गांव सेहला में संचालित गौशाला पर नजर डाली जाए तो यह गौशाला कौमी एकता की मिसाल है। अगस्त 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं इसका संचालन गांव के जागरूक लोगों के द्वारा बखूबी किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच खास बात यह है कि पिछले 4 वर्षों से गौशाला समिति के अध्यक्ष पद पर हाजी निजाम खां पदस्थापित है। गांव के भाईचारे की रे कपड़ापन की बात है। गांव का लोग मीटिंग करके विश्वास करके करी थे थोड़ी देख रेख करो तो ये सार संभालो। रुखवाली देखिए है बा दोनों बात है, हमारी खेती की रुखाली हो है, हमारा धन की रुखाली हो है, अरे लठाई खाते न फिरे वो कितनी से न रहूँ आगे लिए तमाश दान दाता 5 रुपया देऊँ सकाशूँ। अरे जगह 100-150 कुआ रहे गाँव की रोई कमाने तमाम लोग इस जगह अपन 1-2 गाटो तो है तूड़ी फसल के ऊपर घास फूस दी विश्व तारा पाई काम चला। अब सरकार का अगर मांग हो रही है कागज चला रहा क्या है शायद इनको बन जा तो बहुत बड़ी बात है। मैं लोग तो ये लाएगा भैया रिटायरमेंट हो काम से कोई तो गया की रक्षा करो। गांव की कोई भी बात हो भी कमाई ने बुराई के सामने आता जोड़ी करके मिटाने की भलाई की बात करा विद्या की गाँव कमाई। हालांकि हमारे गाँव भी यहाँ 18 तहसील हमारी फेमस है। कोई केस मौके दे हो हमारी जाति पाति कोई विचार भी कोई नहीं हो रहा। कोई सोई मंदिर है सोई मस्जिद है भगवत में सब बैठे हैं। कोई मस्जिद को काम हो तो गाँव बैठे रहे सब मिलजुल के इनको रख रखाव देख रेख करके की मैं एक की हूँ। तमाम गाँव में सागे है मेरे सागे की टीम हमारी गिरधारी जी हैं, पंडित जी हैं और जगदीश जी सुतार है और धुनाराम जी चौधरी हैं और मेरे 10-11-12 आदमी हैं जगह मिलजुल की। खेती व्यवसाय से जुड़े निजाम खां की उम्र 66 के पार है, लेकिन इस अवस्था में भी वह घरेलू कार्यों के साथ साथ गायों की सेवा में इस कदर लीन है कि उनका अधिकांश समय गोवंश की सेवा तथा गौशाला की विकास की योजनाओं में ही व्यतीत होता है। गौशाला में 25 लोगों की कार्यकारिणी है, जिसमें हाजी निजाम खां अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। साथ ही कार्यकारिणी में मुश्ताक खां व निजाम खां सदस्य के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। भाजपा नेता सुशील इंदौरिया ने बताया कि 1300 घरों की आबादी वाले इस गांव में 400 घर मुस्लिम भाइयों के हैं व 900 घर हिंदू भाइयों के हैं, लेकिन गौशाला में सभी लोगों का सहयोग मिलता है। ये गौशाला श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति की जो गौशाला जो हमारे गांव सेड़ा में बनी हुई है, ये 2016 अगस्त के अंदर इसको शुरू किया गया था। उस समय हमारे पास कोई 25-26 के आसपास की गोधन था, उसको शुरू किया गया था। उस समय ये थी कि जो आवारा गायें जो घूम रही थी उनको एक जगह स्थान दिया जाए ताकि क्या ये गाय गांव की जो बेसाला गाय है, जो बाहर से जो बेसाला गाय आई उनको स्थान दिया जाए। उस समय ये प्रारूप गांव वालों ने तय किया था। उसके बाद में धीरे धीरे आज बामा साहब की देन है, गांव में से गोवर्धन जी लोहिया हमारे बामा साहब हैं, पूरा गांव ने उनको साथ में मिलकर सहयोग किया। उनकी देन है कि आज ये लो टीन सेट बना हुआ है, पीछे का जो छपरा है वो बना हुआ है। उसके बाद में प्रधान जी ने पंचायत समिति से को पीछे चारा का जो भंडारण कक्ष है वो बनवाया। निजाम खां जी हमारी इस गौशाला के अध्यक्ष हैं। पिछले 3 साल से 4 साल से जो कार्यकाल इस गौशाला का उतना ही उनका चल रहा है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मुस्लिम समाज का भी पूर्णतः सहयोग रहता है। हर प्रकार का वो हमें इसमें अंशदान भी देते हैं, मतलब से सब कंप्लीट सहयोग रहता है। चूरू पिंजरापौल गौशाला में भी हर वर्ष की भांति गोपाष्टमी पर्व को मनाया गया। इस अवसर पर जीव मात्र के कल्याण के लिए यज्ञ कर आहुति दी गई। हालांकि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत इस बार मेले इत्यादि का आयोजन नहीं किया गया। प्रबंधक समिति के ट्रस्टी व मंत्री पवन बगड़िया ने बताया कि धारा 144 के कारण दानदाताओं का आवागमन कम होने के कारण गौशाला को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। आयोजन के दौरान प्रबंध समिति के अनेक सदस्य मौजूद थे। की बातें इस वर्ष भी गोपाष्टमी का पावन पर्व मनाया गया, लेकिन इस बार कोविड महामारी के कारण
वो प्रशासन के द्वारा धारा 144 अचानक लगाने के कारण इस पर्व में खलल पड़ा। प्रशासन से मांग भी की गई थी कि गौशालाओं को एक दिन के लिए इस 144 की धारा से मुक्त रखा जाना चाहिए और इससे एक वर्ष में जो गौ भक्त आते हैं गौशालाओं को बड़ा आर्थिक लाभ होता है, लेकिन धारा 144 लगने के कारण गौशालाओं को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा है। फिर भी गौशाला प्रांगण में गौ भक्त माताएं आ रही हैं और गौशाला प्रांगण मंत्रोच्चार से जीव मात्र के कल्याण के लिए आह्वान कर रहे हैं। तारानगर तहसील के गांव सात्यू में भी आज श्री गोविंद गौशाला में गोपाष्टमी के उपलक्ष्य पर गौ माता की पूजा अर्चना की गई व गायों को गुड़ व दलिया खिलाया गया। इस अवसर पर महिलाओं के द्वारा गौ माता की पूजा अर्चना कर सत्संग किया गया। आयोजन के दौरान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष महेंद्र स्वामी, कोषाध्यक्ष विद्याधर गौड़ व माता दीन शर्मा सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। पहला सुख निरोगी काया। त्रिनेत्र टीवी के इस विशेष अभियान के तहत हम आपको समय समय पर स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते रहते हैं। इसी के तहत आज आपको जैविक व ऑर्गेनिक सब्जियों के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं त्रिनेत्र योग धाम से डॉक्टर मनोज योगाचार्य। बहुत नाम सुना होगा आपने जैविक और ऑर्गेनिक, लेकिन आमतौर पर हम समझ नहीं पाते कि ऑर्गेनिक और जैविक मामला क्या है। आज मैं ये बताने का अधिकार इसलिए रखता हूँ कि मैंने खुद ने अभी ऑर्गेनिक गोभी यहाँ तैयार की है। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि बिना दवाई, देखिए दवाई कुछ नहीं, पेस्टिसाइड्स कुछ नहीं, ना जड़ों में ना इसके ऊपर। हाँ, हमने जड़ों में एक पेस्टिसाइड यानी जैविक पेस्टिसाइड में डुबोकर इनकी जड़ों को उपचारित किया था। वो पेस्टिसाइड काय का था, उसमें था गोमूत्र, उसके अंदर था धतूरा, नीम, लहसुन, इस प्रकार का ये एक हमने पेस्ट तैयार किया था, एक लिक्विड तैयार किया था। उसी लिक्विड में इसकी जड़ों को डुबोया था और उसकी आप स्थिति देखिए, क्या शानदार जो पौध है वो तैयार हुई है। किसी प्रकार की दवाई हमने इसमें नहीं डाली। आप इसके पत्ते को खा के देखें, आलू की सब्जी के साथ आप पत्ते डालें तो बहुत शानदार सब्जी बनती है। आप जब इसकी गोभी का रूप देखेंगे, हालांकि इस बार गोभी में एक फंगस जो है वो सब में लगी है, जिन्होंने दवाई डाली उसमें भी, जिसमें नहीं डाली वो उसने भी। ये एकदम साफ गोभी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पेस्टिसाइड्स रहित यानी जैविक, इसी को जैविक कहते हैं। इसको खाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका स्वाद पता चल जाएगा। 5 दिन ये पड़ी रहेगी तो ये ख़राब नहीं होगी। ये आपको मतलब 5 दिन बाद भी इसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो वही टेस्ट जो है वो आएगा। ये एक गोभी का असर जो होता है, इसका जैविक का असर होता है। इसी प्रकार हमने मूली लगाई। मूली हालांकि ऊपर से पीले पत्ते हो चुके हैं, लेकिन अंदर जो मूली है वो उसको मैं आपको उखाड़ के दिखाता हूँ कि कितनी शानदार मूली हमने जो है इस बार पहली बार अपने हाथों से मूली, गोभी ये सब तैयार की है। मिर्च भी हमने तैयार की है, मिर्च भी लग रही है। तो ये जो जैविक का जो मामला है, रेन पाइप पे हमने इसको रेडी किया था। जब लगाया था बहुत गर्मी थी, इस वजह से ये अगेती की मूली है। जब बहुत गर्मी थी उस समय उगना भी बड़ा मुश्किल था मूली का, लेकिन ये अभी जो है ये छोटी साइज में है। हालांकि ये मूली बहुत गजब, अब अगर देख के उखाड़ेंगे तो थोड़ी लंबी भी मूली हमें मिल जाएगी। इसका जो स्वाद है ऐसा लगता है जैसे मुंह भर जाता है, एकदम से ऐसा घी जैसा स्वाद आता है। बड़ी अच्छी चीज़ें, देखिए आप जीवन में खाना खा रहे हैं, कितना खाते हैं, लेकिन वो अगर जैविक हो जाए तो कितना आनंद, मतलब एक कितनी दवाइयों से आप बच जाएंगे। अगर आप अपने घर में लगा लें तो बहुत बढ़िया, क्यारी एक रखें अपने, जिनके खेत है वो 1-1.5 बीघा जो है वो जैविक लगा के देखें। देखिए ये बात सही है कि किसान अपने परंपरागत खेती को छोड़कर अगर जैविक लगाएगा तो घाटा लगेगा, क्योंकि उससे वो व्यवस्था पूरी बैठ नहीं पाती हैं। ये वो लोग कर सकते हैं जिनके इनकम ऑफ सोर्स अदर अपने व्यवसाय से हैं और फिर वो खेती में आते हैं तो वो नवाचार कर सकते हैं। लेकिन मैं उन किसान भाइयों से भी कहूँगा कि वो कम से कम 1-आधा बीघा जगह जो है वो जैविक का शुरू करें। अगर हमारी आवश्यकता हम आसपास ही हों तो आपकी सहायता करने को तैयार हैं। मार्केटिंग के लिए आपका एक प्रचार कर दें तो लोग आपसे फ़ोन करके उसको प्राप्त कर लें, या आप अपना कुछ सोशल मीडिया पे जो भी आपके अकाउंट हैं उन पर आप इसका प्रचार करें। लोगों को अगर आप डबल रेट में भी देते हैं
तो ले लेते हैं अगर आप डायरेक्ट देते हैं। मार्केट में तो इसका कोई ज़्यादा रेट नहीं मिलेगा। अगर आपको खेत सड़क के ऊपर है तो आप वहाँ बेच सकते हैं, या लोगों को आप अपने पास बुलाकर भी दे सकते हैं। तो अभी हमने जो तैयार किया है, हमारे पास गोभी इस बार हुई है, हालांकि हमने मार्केट नहीं किया इसका, क्योंकि जो हमारे जानकार हैं और हैं वो सब आ रहे हैं, उनको भी खिला रहे हैं। तो ये एक शुरुआत हमारी है कि कैसी गोभी होती है, हमें तो पता ही नहीं था, तो ये हमने पैदा की है। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग पत्ता गोभी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। पत्ता गोभी मुझे लगता है 1000 पौध हम लगाएंगे, मुझे लगता है पत्ता गोभी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये गाजर है, दोनों काली और लाल, ये दोनों गाजर है। काली गाजर जो हमारी शेखावाटी अंचल में ज़्यादा होती है, ये दोनों का बेड है। इस पर हमने किसी प्रकार की दवाई नहीं डाली है। ये देखिए, ये जो हमारे यहाँ पर एक खरपतवार होती है जिसको बथुआ कहते हैं, ये बड़ा बहुत बुरी, मतलब ये मान लीजिए ये खरपतवार है, ये इसको ख़त्म कर देती है, मतलब इसके अंदर अगर आ जाए तो इसको ख़त्म करती है। और ये आती ही आती है, क्योंकि इसका बीज बहुत ख़तरनाक होता है। जब बीज पैदा हो गया तो हज़ारों की संख्या में ये पैदा करता है। नेक्स्ट टाइम में आपको बहुत सारी मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे एक एक उखाड़ के इसको साफ़ करते हैं, तब जाके, जबकि आम तौर पर इसमें दवाई डाली जाती है इसको जलाने के लिए। हम लोगों ने इस बार वो दवाई नहीं डाली है, और इस बार नहीं, मतलब हमारा तो पहली बार है तो दवाई डाली नहीं है। और हमारी कोशिश यही है कि यहाँ किसी प्रकार की दवाई जो है वो यहाँ पर नहीं आए। हम लोग दवाई नहीं डालें, जैविक ही डालेंगे, भले ही जल जाए, भले ही आधा हो जाए, भले ही कम हो जाए, लेकिन कोशिश ये रहेगी 1 साल देखेंगे, 2 साल देखेंगे, 3 साल देखेंगे। छाछ का प्रयोग इस बार हमने किया है, वो भी बहुत इफेक्टिव है। गौमूत्र का प्रयोग किया है, वो भी बहुत इफेक्टिव है। डीकम्पोजर, वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग किया है। ट्राइकोडर्मा मैंने मंगवाया है, उसके लिए भी कहते हैं कि जड़ों के रोग जो है ट्राइकोडर्मा से नहीं होते, वो भी जैविक है। तो वो गोबर में डालकर उसको मल्टीप्लाई करके उसके जीवाणु डाले जा सकते हैं। अगर पेस्टिसाइड डालेंगे तो ट्राइकोडर्मा खत्म हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। तो आज मैं आपको एक जैविक की परिभाषा दे रहा था कि क्या जैविक है, क्या आनंद आता है जैविक का। इसके पत्ते भी खाएंगे तो भी आनंद आपको अलग महसूस होगा। यहाँ हमने प्याज भी लगाया है। प्याज हालांकि थोड़ा कम लगा है, किसी प्रकार का हमने कोई दवाई नहीं दी या कोई भी अदर कोई चीज़ें नहीं दी। देखते हैं इस बार कितना होता है, कैसा होता है, होता भी है कि नहीं होता है, ये प्रयोग तो करने पड़ेंगे। इधर हमने मूली लगाई है। मूली ये आधा बीघा में है। यहाँ किसी प्रकार का हमने कोई दवाई इस मूली में भी नहीं दी है। ये छोटी है अभी, ये आगे जो हमारी दिसंबर जनवरी का जो महीना आएगा उसमें ये मूली तैयार होगी। नेक्स्ट वहाँ पर हमने सौंफ भी लगाई है, मटर भी लगाई है। मटर में हालांकि जड़ों में फंगस आ गया, उसमें छाछ डाली है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। टमाटर है, उसमें भी जड़ों में फंगस है, और तेलिया जो है वो भी इसमें लगा है, काले रंग का मच्छर होता है वो लगा है। उस पर भी हमने गौमूत्र और उसी की वो दवाई का उसी का छिड़काव किया है। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। जैविक लगाने में मेहनत ज़रूर है, लेकिन आपको आनंद खाने में बहुत आएगा। तो ये आनंद आपको मिलता रहे। जो भी मेरे चाहते हैं आसपास हैं, जितना उपलब्ध है, एक बार आप हमसे खा सकते हैं, आ सकते हैं जब भी आपको मौका मिले। किसी को लेना हो तो अभी इतनी बड़ी मात्रा में तो हमारे पास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग कोशिश करें कि एक बड़ी मात्रा में हम ये काम शुरू करें। लेकिन ये पक्की बात है कि शुरुआत हो चुकी है, हम लोग सब कुछ छोड़ के इसमें लगे हैं और इसको बनाएंगे, इसको तैयार करेंगे। तो त्रिनेत्र योग धाम हमारा इसी पर्पज़ के लिए है कि खेती, औषधीय खेती और जैविक खेती, इसके ऊपर हमारा वर्क हो। साथ में योग जो है वो हमारा मूल आधार है, जिसमें हम निःशुल्क योग शिविरों के माध्यम से आपको योग की विधा सिखाएंगे। किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट होगा, उसका एक छोटा चार्ज जो है, जो जिस ट्रीटमेंट में लगता है वो तो ज़रूर लगेगा, लेकिन जो योग के माध्यम से जो आपको 1 घंटे का शिविर देना है या आपको समझना है, वो हमारी एक सेवा के रूप में आप तक पहुंचेगा। तो आप जितना भी अपने आप को स्वस्थ बना पाएँ, इन सब स्वास्थ्य के बिंदुओं को आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कोशिश रहेगी कि आपको बहुत सारी और नई नई चीज़ें देखने को मिले, और इसी प्रकार से आप ये सब चीज़ें देखते हुए समझें। और हमारे सेंटर पर भी, यहाँ पर भी ज़रूर आइए। भालेरी रोड पर स्थित है, चूरू से 13 किलोमीटर है पीतर जी की ढाणी, और ये यहाँ पर हमारा त्रिनेत्र योग धाम। यहाँ कभी भी आपका आना हो, आप फ़ोन कॉल करके आ सकते हैं। जो लोकल हैं वो सब जानते ही हैं, फ़ोन कॉल करके आ सकते हैं, और हम ज़रूर आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आप दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी नरेश जी शर्मा के साथ त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के अंतर्गत प्रथम चरण में 23 नवंबर 2020 सोमवार को होने वाले मतदान के लिए आज दोपहर बाद मतदान दलों ने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की।
प्रथम चरण में सोमवार को प्रातः 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक पंचायत समिति सुजानगढ़, रतनगढ़ व बीदासर में जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान होगा। इसी के तहत जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय से मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण एवं ईवीएम सहित मतदान से संबंधित सामग्री देकर रवाना किया गया। मतदान संपन्न होने हैं, जिसमें सुजानगढ़, बीदासर और रतनगढ़ इनके लिए चुनाव संपन्न होंगे। इनमें जो मतदान अधिकारी और सहायक मतदान अधिकारी जो लगाए गए हैं, उनको हमने आज प्रशिक्षण दिया है। आवश्यक सामग्री उनको प्रदान कर दी गई है और सभी को 2-2 ईवीएम मशीनें, क्योंकि इस बार ईवीएम से मतदान होना है और जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए अलग अलग ईवीएम मशीनों से चुनाव होंगे, तो ये हमने इनको सामग्री देती है। इसके अलावा जो बैलेट्स है, टेंडर वोट है, वो सारे सामग्री देती है और इनका प्रशिक्षण, चूँकि मतदान अधिकारी और सहायक मतदान अधिकारी का प्रशिक्षण तो पहले संपन्न हो चुका था, लेकिन सहायक मतदान अधिकारी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ का प्रशिक्षण आज ही हुआ है, तो आज हम इनको रवाना भी कर रहे हैं और इनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। तो आज ये गंतव्य स्थान पे पहुंचकर और कल वास्तविक मतदान सुबह 7:30 बजे से आरंभ करके और 5 बजे तक करवाएंगे। वहीं चुनाव से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मतदान दलों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने कहा है कि स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव हम सभी की प्राथमिकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए व अन्य कोविड-19 एडवाइजरी की पालना करते हुए मतदान कार्य संपन्न करवाएं। उन्होंने कहा कि सभी सूचनाएं निर्धारित समय पर प्रेषित करें तथा किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर तत्काल संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य को विधिवत ढंग से आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए संपादित करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया है कि सोमवार को पंचायत समिति रतनगढ़ के कुल वार्ड 19, बीदासर के कुल वार्ड 23 एवं सुजानगढ़ के 24 पंचायत समिति वार्ड सदस्यों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान होगा। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति रतनगढ़ में 222 व बीदासर में 148 तथा सुजानगढ़ में 198 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। पंचायत समिति रतनगढ़ में कुल 1,43,614 मतदाताओं में 75,121 पुरुष, 68,492 महिला एवं एक थर्ड जेंडर मतदाता है। इसी प्रकार सुजानगढ़ में कुल 1,28,378 मतदाताओं में 66,975 पुरुष एवं 61,403 महिला मतदाता एवं बीदासर पंचायत समिति में कुल 1,05,927 मतदाताओं में 55,673 पुरुष एवं 50,254 महिला मतदाता है। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव के लिए जिले भर में राजनीतिक पार्टियों की ओर से खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी के तहत उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज तहसील के विभिन्न गांवों का दौरा कर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट डालने की अपील की। इसी क्रम में राठौड़ ने गाँव ढाडर, आसलू, लाखाऊ, लादड़िया, करणपुरा, दूधवा खारा व ढाणी रणवा आदि गाँव में नुक्कड़ सभा कर प्रदेश सरकार पर अनेक आरोप लगाए। इस दौरान पार्टी के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद थे। पंचायत राज संस्थान के चुनाव में लगता है कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लोग कांग्रेस की वादा खिलाफी से परेशान है। हर गांव में बिजली और पानी की समस्या मुंह बाए खड़ी है। गांव का रुका हुआ विकास और कानून व्यवस्था, इन मुद्दों को लेकर जनता कांग्रेस से आक्रोशित है, जिसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी यहां से विजयी रहेगी। पंचायती राज आम चुनाव 2020 में प्रथम 2 चरणों के मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक उपनिवेशन विभाग के आयुक्त IAS छगन श्रीमाली ने चूरू पहुंचकर चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। श्रीमाली ने जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे से मतदान तैयारियों के बारे में जानकारी ली तथा मतदान दल प्रशिक्षण व रवानगी का जायजा लिया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामतन सोकरिया ने बताया कि आमजन द्वारा चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना के लिए पर्यवेक्षक से संपर्क किया जा सकता है। पर्यवेक्षक जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में रुकेंगे व उनके दूरभाष नंबर 8239290285 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं ऑब्जर्वर सेल के सहायक प्रभारी ओम प्रकाश फगेड़िया से भी उनके दूरभाष नंबर 9414293587 पर संपर्क किया जा सकता है।
जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए आज रतनगढ़ में मतदान दल अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच गए। वहीं कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत सोशल डिस्टेंस की पालना करवाने के लिए मतदान केंद्रों के आगे गोल घेरे बनाए गए हैं व केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है। सोमवार को सुबह 7:30 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तहसील के 49 भवनों में 222 बूथ स्थापित किए गए हैं। एक युवक द्वारा 4 दिन पूर्व नाबालिगा को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले ने आज तूल पकड़ लिया। नाबालिग के 70 वर्षीय दादा की हुई आज आकस्मिक मौत के बाद ग्रामीण जन लामबंद हो गए। गांव के करणी माता मंदिर के पास शव को गाड़ी में रखकर परिजन सहित ग्रामीण एकत्रित हो गए तथा अपना आक्रोश प्रकट किया। शव रखकर प्रदर्शन करने की सूचना पर सीआई महेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे व ग्रामीणों से समझाइश की। ग्रामीणों ने बताया कि नाबालिग को जबरन ले जाने की रिपोर्ट रतनगढ़ पुलिस थाने में दर्ज है। उक्त मामले को रफा दफा कर समझौता करने का दबाव नाबालिगा के दादा पर डाला जा रहा था और सदमे के चलते आज उनकी मौत हो गई। एक नाबालिग लड़की का अपहरण, इसकी रिपोर्ट रतनगढ़ थाने में करी गई थी। प्रशासन ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर हम लड़की को पेश कर देंगे। उसके 70 साल के दादाजी थे, उन पर दबाव डाला गया कि आपको आधे घंटे के अंदर लड़की मिल चुकी है। कभी कह रहा थाने में लड़की आ रही है, प्रशासन लेके आ रहा है। रात तक यही बात चलती है। ये बुजुर्ग इस समझौते से और इन लोगों के दबाव से इतना परेशान हो गया कि उसने कल रात को कोई खाना नहीं खाया और सुबह ये मरे हुए पाए गए। लड़की को तो पेश करना ही पड़ना है, लेकिन जो एक मर्डर हुआ है, मेरी नज़र में मर्डर है। जो मर्डर हुआ है इसकी भी जाँच करी जाए कि उनके पास दबाव डालने के लिए और समझौता करने के लिए कौन कौन लोग गए थे। हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये है। अभी हम बैठे करणी माता के मंदिर में, अगर हमें इसकी जरूरत पड़ी तो हम उसके घर पे जाएंगे। करने आया हूँ, कल की डेट में चुनाव नहीं होगा। अगर कोई वोट डालने जाएगा तो वो इस लाश के ऊपर से जाएगा जी। ये हमारी प्रशासन को चेतावनी। 18 तारीख को एक नाबालिग लड़की जो हमारी बहन थी उसको अपहरण किया गया और आज लगभग 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन से प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और अभी तक ये गरीब परिवार है। सामने इनकी कुटिया आप देख रहे हो। अभी तक इनके साथ न तो कोई नेताओं का कोई वो आया है, न कोई प्रशासन ने इनको आश्वस्त किया है।